टाइम भारत देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं झारखंड का बच्चा अभिषेक भारती। जो कहूंगा सच कहूंगा और डंके की चोट पर कहूंगा। आज बात झारखंड की होगी, झारखंडियत की होगी। और जब बात झारखंड की होती है और झारखंडियत की होती है तो बात झारखंड के आदिवासी की करनी तो बनती है। मेरी बात से आप इत्तेफाक रखें या ना रखें मुझे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन झारखंड मतलब आदिवासी और यहां का मूल निवासी, और यही सच है। और यह बात मैं डंके की चोट पर कहता हूं। लेकिन मेरा एक सवाल है, मैं चूंकि रांची का रहने वाला हूं, जब रांची की बात करता हूं तो आप रातू रोड से लेकर के कांटा टोली तक चले जाइए और आप मेन रोड से लेकर के डोरंडा तक चले जाइए। आदिवासियों के कितने व्यापारिक प्रतिष्ठान आपको मिलेंगे? अरे रांची छोड़िए साहब, आप तो खूंटी चले जाइए, आदिवासी बहुल जिला है ना। आप तो सिमडेगा चले जाइए, आदिवासी बहुल जिला है ना। कितने व्यावसायिक प्रतिष्ठान आदिवासियों के मिलेंगे? नहीं ना। और अगर मिलेंगे तो 1 2 3 4 5 6 उंगलियों पर आप गिन लेंगे। तो क्या इसका मतलब यह समझा जाए कि हमारे आदिवासी भाई व्यवसाय नहीं करना चाहते, व्यापार नहीं करना चाहते? ना, ऐसा कुछ नहीं है। तो कोई तो कारण होगा कि इस क्षेत्र में वो पीछे रह गए हैं या फिर इस क्षेत्र में उन्हें पीछे धकेला जा रहा है। आज चर्चा इसी पर होगी और डंके के चोट पर होगी। किसी बड़े आदिवासी व्यवसायी का नाम बता दीजिए, मैं थोड़ा वक्त दे रहा हूं, सोच लीजिए। अडानी, अंबानी, महिंद्रा, टाटा, बिरला, सबका नाम तो याद आता है, लेकिन कभी किसी हेम्ब्रोम, किसी टोप्पो, किसी उरांव, किसी मुंडा का नाम क्यों नहीं आता है? किसी बड़े आदिवासी एंटरप्रेन्योर का नाम बता दीजिए। रितेश अग्रवाल का नाम आता है? आता है ना। जोमेटो के फाउंडर का नाम आता है? आता है ना। ओयो के फाउंडर का नाम आता है? आता है ना। फिर से वही सवाल है, किसी मुंडा, उरांव, किसी का नाम क्यों नहीं आता है? बताइए। अरे छोड़िए ये सब। झारखंड के किसी भी बड़े बाजार में ऐसे बड़े प्रतिष्ठान का नाम बता दीजिए जो कोई आदिवासी चला रहा हो। गिने चुने बता पाएंगे आप? वो भी बता पाएंगे तो पाएंगे, नहीं तो नहीं बता पाएंगे। आखिर क्यों? आज इसी पर विचार करने की कोशिश और एक कंस्ट्रक्टिव बातचीत होगी, कोई सियासी बातचीत नहीं होगी। इसलिए क्योंकि सियासत तो बहुत हुई है, लेकिन हमारे आदिवासी भाइयों को कोई नहीं कहा कभी आकर के कर हम पीछे खड़ा ही हो। आज तक किसी ने नहीं कहा। सिर्फ कहा क्या कि तुम मुझे वोट दो, बाकी मुझे जो करना है वो मैं करूंगा। आदिवासियों को सिर्फ वोट बैंक बना करके छोड़ दिया। एक छोटी सी रिपोर्ट लेकर के आए हैं हम कि सरकार की एक कोशिश है। कोशिश यह है कि आदिवासियों की जो पूंजी है, जल जंगल जमीन, तो कम से कम उस जमीन के एवज में उन्हें लोन दिया जाएगा। जमीन बेचने की जरूरत नहीं है, लोन दिया जाएगा ताकि वो आदिवासी व्यवसाय कर सकें। एक रिपोर्ट देख लीजिए, फिर हम आगे की बातचीत करेंगे आदिवासी समुदाय से जुड़े कुछ ऐसे लोगों से जो सच में जो आदिवासी समुदाय का भला चाहते हैं। रिपोर्ट दिखाइए। रांची के मेन रोड में कितनी आदिवासियों की दुकान है? जमशेदपुर के साकची या बिष्टुपुर में आदिवासियों की कितनी दुकानें हैं? धनबाद के बैंक मोड़ या हीरापुर मार्केट में आदिवासियों की कितनी दुकान है? आपका जवाब होगा एक भी नहीं, या फिर आंकड़ा आप उंगली पर गिन लेंगे। पर कभी सोचा है ऐसा क्यों? क्या झारखंड का आदिवासी युवा व्यवसाय नहीं करना चाहता? क्या झारखंड का आदिवासी युवा उद्यमी नहीं बनना चाहता? यकीनन चाहता है, पर आज भी उसके पास व्यवसाय का वो मौका नहीं है जो समाज के बाकी हिस्से को मिलता है। आज भी समाज आदिवासी समुदाय को या तो खेतों में काम करते या फिर मेहनत मजदूरी करते ही देखने का आती है। पर अब इस सोच को बदलने की कोशिश हो रही है। राज्य के आदिवासियों के पास जमीन है और उस जमीन के एवज में उन्हें ऋण मिलेगा। इस कड़ी में टीएससी की उपसमिति राज्य में आदिवासियों की स्थिति का अध्ययन करेगी। इस उपसमिति में 5 सदस्य होंगे जो आदिवासियों की स्थिति देखेंगे। वो इस बात का अध्ययन करेंगे कि बैंक जमीन के बदले इन्हें ऋण कैसे दे सकते हैं। इसे लेकर आदिवासी बुद्धिजीवियों से भी रायशुमारी होगी। के संयोजक माननीय स्टीफन मरांडी के अध्यक्षता में कल बैठक हुई थी। इस बैठक में आदिवासी कल्याण आयुक्त के साथ साथ जनजातीय विभाग के सचिव भी थे
और इसमें हम लोगों ने बहुत गहन चिंतन के बाद में ये निर्णय लिया है कि जो आदिवासी बहुल इलाका है, प्रदेश है, जैसे छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश हुआ आपका, हो सकता है नॉर्थ में भी, ये कमेटी जाएगी और पूरा अध्ययन करेगी। इसके साथ साथ हम कुछ चीज़ों को ले करके प्रमंडल में भी जाएंगे, जिला में जाएंगे हम सभी लोग, और पब्लिक डोमेन में कुछ बात को रखेंगे, क्या चीज़ में इसमें अड़चन आ रही है सबको, और आम लोगों के लिए भी इसके लिए सुझाव का रास्ता खोल दिया जाएगा, ताकि लोगों का सुझाव, जो शिक्षाविद है, जानकार लोग हैं, वो लोग सुझाव देंगे। इस बार किसी भी हालात में ये जो मामला आदिवासियों को बिजनेस, व्यापार, आवास बनाने जैसे ऋण से संबंध मामला है, इसको समाधान हम लोग निकालने का हर संभव प्रयास करेंगे। राज्य के आदिवासियों के सामने सबसे बड़ी चुनौती पूंजी की है। अगर पूंजी मिले तो व्यवसाय क्या, हर क्षेत्र में ये समाज आगे बढ़ सकता है। बस अब तक इस समाज पर सियासत करने वाले तो मिले हैं, पर पीठ पर हाथ रखने वाला नहीं मिला जो कह सके कि तुम करो, मैं हूं पीछे। पर अगर पूंजी की व्यवस्था हो रही है तो ये काबिले तारीफ है, बस कोशिश ईमानदारी से। राज्य सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी को इस अच्छा पहल के लिए हम पूरे आदिवासी समाज और केंद्रीय धुमकुड़िया की ओर से मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि एक नया सोच के साथ वो ये चीज़ों को ला रहा है। कहीं ना कहीं सही बात है, उनका सोच बहुत अच्छा रहा समाज के प्रति या आदिवासी समाज के प्रति, क्योंकि वो खुद एक आदिवासी मुख्यमंत्री है और वो जानते हैं कि आदिवासी के पास रोजगार नहीं के बराबर होता है। क्योंकि आदिवासी तो जल जंगल ज़मीन में काम करने वाला लोग है, खेती बाड़ी करने वाला लोग है, सरकारी नौकरी में भागीदार उतना नहीं रहता है। और कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री जो सोच लाए हैं और आदिवासी समाज को आगे बढ़ाने के लिए, तो आदिवासी के पास ज़मीन काफ़ी होता है। ग्रामीण क्षेत्र में देखिए, शहर के क्षेत्र में देखिए, और आदिवासी को कभी लोन मिलता नहीं था, मगर माननीय मुख्यमंत्री जी पहल किए हैं। हमको लगता है कि एक ज़मीन के माध्यम से आदिवासी एक रोजगार की ओर कूच करेंगे, बिजनेस पर्पज से लोन लेंगे। कारण है कि यहाँ कृषि जो है मौसम पर आधारित है, और मौसम पर आधारित रहने के कारण से अगर सिंचाई का साधन मिले तो किसान जरूर खेती करेगी। और प्लस जो है कि यहाँ पूंजी का भी अभाव है, किसी प्रकार का किसान को मदद नहीं मिलती है, चाहे सरकारी योजना है वो भी जो है कि उसका बेनिफिट किसान तक पहुँच नहीं पाता है। भले ही कोई कुछ भी बोले, पर झारखंड का मूल यहाँ का आदिवासी समाज है। झारखंड और झारखंडियत का अस्तित्व ही भगवान बिरसा के दिखाए रास्ते पर है, और विकास की मूल अवधारणा कुछ भी हो, रास्ता तो बस वही एक है। रांची से न्यूज़ 11 भारत के लिए दीपक उरांव की रिपोर्ट। तो आज हम कुछ भी बातचीत करें उससे पहले मैं अपने पैनल से आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूं, उनसे तारुफ करवा देता हूं आपका। मेरे साथ डॉक्टर कर्मा उरांव जुड़े हुए हैं, शिक्षाविद भी हैं, ह्यूमन साइंस के प्रोफेसर भी हैं, और शायद झारखंड की माटी, झारखंड के आदिवासी समाज के दर्द को सबसे करीब से समझने वाले, जानने वाले, देखने वाले हैं। मेरे साथ एलएम उरांव साहब हैं। एलएम उरांव साहब का परिचय मैं सिर्फ इतना करवा देता हूं, इतना ही बता देता हूं कि एससी एसटी जो संघ है उसके ये बड़े नेता हैं, और झारखंड को काफी करीब से इन्होंने देखा है, जाना है। आप दोनों मेहमानों का मैं बहुत स्वागत करता हूं। सर डॉक्टर कर्मा उरांव साहब, मैं मतलब आज जो मुद्दा है, सबसे बड़ा आश्चर्य मुझे यह हो रहा है कि मुझे लगता है कि झारखंड बनने के 22 साल बाद मुझे लगता है पहली बार ये मुद्दा किसी चैनल ने उठाया। क्योंकि मेरी जो उम्र हो रही, मैंने कभी ऐसा मुद्दा किसी चैनल पर उठते या किसी अखबार को, प्रिंट मीडिया को, किसी को भी उठा करके चर्चा करते इस मुद्दे पर नहीं देखा। लेकिन ये एक सवाल तो है। आप रांची जाइए, खूंटी जाइए, सिमडेगा जाइए, पश्चिमी सिंहभूम जाइए, पूर्वी सिंहभूम जाइए, आप गढ़वा चल जाइए, पलामू चल जाइए, लातेहार चल जाइए, कहीं पर भी एक बड़े आदिवासी व्यवसायी का नाम अगर हम ढूंढने की कोशिश करते हैं, जिसने मतलब जैसे बाकी लोगों की बात होती है वैसे कि भैया आउट ऑफ द बॉक्स जाकर के जिसने बिजनेस करने की, समाज को बदलने की कोशिश की हो ना, कोई नाम ऐसा कोई दिखाई नहीं देता। ऐसा क्यों सर? मतलब इसका तो मतलब यही है कि आदिवासी समुदाय कुछ जैसे हम आज तक देखें, या तो वो सब्जी बेच रहा है, धान की खेती कर रहा है, धान काट रहा है, हंडिया बना रहा है, दारू बना रहा है, या फिर पेड़ का पत्ता बना रहा है, पत्तल बेच रहा है, बस इतना ही। जबकि एक से एक शिक्षाविद है, आपके जैसे लोग हैं जो गर्व से कहते हैं कि हाँ हम झारखंड के आदिवासी हैं, तो सर ऐसा क्यों?
हमें बोलना है। हाँ बोलिए सर। देखिए, आपने बड़ी महत्वपूर्ण विषय को आज डिबेट में लाया है। मैं आपको पहले धन्यवाद देना चाहता हूँ। देखिए, झारखंड के बने हुए 21 साल हो चुके हैं, लेकिन यहाँ पर कोई उद्योग नीति नहीं बनी है स्थानीयों के लिए, आदिवासियों के लिए। तो उद्योग के क्षेत्र में इनकी कैसे सहभागिता हो सकती है, क्योंकि इनके पास पूंजी नहीं है। जो किसी भी इंडस्ट्रीज को खड़ा करने के, उद्योग छोटा हो चाहे बड़ा हो, पूंजी की आवश्यकता होती है और उसके मैनेजमेंट की आवश्यकता होती है, श्रम की आवश्यकता होती है। जो फैक्टर्स हैं उस पर कभी भी गंभीरतापूर्वक किसी सरकार ने आज तक भी विचार विमर्श नहीं किया जी। जमीन एक बार सबसे प्रथम जब सरकार बनी थी जी, उद्योग नीति लाई गई थी। आइसोचेम ने बनाया था उद्योग नीति। उसमें कभी भी कहीं भी आदिवासियों की सहभागिता पर विचार विमर्श नहीं किया था। मैंने इसको ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल में रखा। अच्छा हुआ को मैंने इस पर डिबेट में भाग लिया। मैंने कहा कि एक ऐसा है, लगता है कि यहाँ का उद्योग आकाश में बनेगा, जमीन पे नहीं बनेगा। जमीन तो आदिवासियों के पास है, उनकी हित रक्षा या सहभागिता या उनका क्या होगा भविष्य इस उद्योग में मेंशन नहीं था। मैंने उसको डिबेट में उनको कहा कि इसको ड्रॉप किया जाए। मेरे साथ आदरणीय अभी स्वर्गीय है डॉक्टर रामदयाल मुंडा जी, अच्छा, और देवेंद्र नाथ चंपिया ने भाग लिया और तत्कालीन मुख्यमंत्री ने इसको ड्रॉप कर दिया, वो बाबूलाल मरांडी जी ने। लेकिन आज तक देखिए, झारखंड में एक तो लोन नहीं मिलता है, बैंक आपको 5 साल की गारंटी में विश्वास नहीं करती, और झारखंड के जो जमीन है आदिवासियों के जमीन गिरवी नहीं हो पाता है, क्योंकि एग्रीकल्चर पर्पस के लिए आप 5 साल का गिरवी रख सकते हैं। अदर पर्पस के लिए आपके पास कोई बाजार नहीं है। जब मुंडा जी की सरकार थी, अर्जुन मुंडा सरकार थी, तो उस समय बात उठी थी कि इसको ओपन करके पूरे राज्य के स्तर पर इसको ओपन किया जाए। जो 46 में प्रबंधन है कि थाने में ही विचलन हो सकता है आदिवासियों की जमीन, तो बैंक को कठिनाई होती है किसी को लोन गारंटी करने में, क्योंकि उस थाने में ही उसको जब कोई डिफॉल्ट हो जाएगा तो खोजना पड़ेगा, तो मिलेगा नहीं, तो कैसे गारंटी देगा। एक तो 5 साल का प्रतिबंधन, कम से कम 15 साल का रहना चाहिए जी। सीमाएं। ये सारी चीज को स्टेट गवर्नमेंट को तुरंत अमेंड करना चाहिए, उद्योग नीति बनाना चाहिए, ताकि उद्योग के क्षेत्र में आदिवासियों का और यहाँ के मूल वासियों का दोनों की परिस्थिति कमोबेश एक ही है, इनका सहभागिता हो सकती थी। और इस क्षेत्र में जो चिंता का विषय है, इसमें उनका भूमिका हो सकती तो थी। सर मतलब अभी जैसे ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल का हम जो प्लानिंग देख रहे हैं कि मतलब छत्तीसगढ़, वो उड़ीसा, वहां पर जैसे आदिवासियों को जमीन के एवज में लोन मिलता है, तो उसको वो मॉनिटर करेंगे और उसके बाद झारखंड में भी ऐसा प्रावधान करने की कोशिश की जा रही है। तो इस प्रावधान का आप लोग स्वागत करते हैं? देखिए, पर्पस तो सही है, लेकिन यहाँ पर तो ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल ही डिबेटेबल हो गया है। माननीय राज्यपाल महोदय ने दुख दर्द को दिखाया है राष्ट्रपति के सामने इशू को, क्योंकि देखिए ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल के जो संवैधानिक महत्व की चीजें हैं, जो आधार स्तंभ है, वो आपको मैं बता दूं कि धारा 244 और आगे जाके बढ़िए तो आपको पता होगा कि यह संस्था राज्य सरकार, राज्य का असेंबली, इवन पार्लियामेंट में भी जो कानून पास होते हैं उसको नकेल कर सकता है। अगर ट्राइब्स एडवाइजरी के काउंसिल के नजरिए से अगर बना हुआ कानून, जो सर्वोच्च संस्था पार्लियामेंट या असेंबली, कानून अगर हित रक्षा में कमजोर नजर आवे या उसका विरोधी नजर आवे, तो रिपील करवा सकता है गवर्नर के माध्यम से। तो इतनी बड़ी संस्थाएं को लिक्विडेट किया गया है झारखंड में। मैं समझता हूं यह कागजी घोड़ा होगा, हमको लगता है, इसलिए इसको दुरुस्त करने की पहले आवश्यकता है। अच्छा, क्योंकि राज्यपाल के मातहत, राज्यपाल को अधिकार है केंद्र और राज्य के बीच का, वो केंद्र का एजेंट है, इतनी शक्ति दी गई है, उसको झारखंड ने कहीं ना कहीं भूल करके वर्तमान सरकार ने इस बड़ी संस्था को तरलीकरण किया है। इसको तो सुधार करने की जरूरत है। एलएम उरांव साहब, मतलब सवाल मेरा फिर से वही है कि ये जो प्लानिंग है, अगर ईमानदारी से अगर इसको जमीन पर उतारा जाए तो ये बहुत कारगर साबित हो सकती है। मतलब अपने आदिवासी युवा हैं,
वो भी बिजनेस की तरह क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे, लोन लेकर के वो भी सपने देख सकते हैं। अभी तो मतलब किसी तरीके का पूंजी कोई पीठ पर हाथ रख के कहने वाला नहीं है कि बाबू करो तुम, हम तुम्हारे साथ हैं। ये बहुत अहम मुद्दा आपने आज लेके आया है। झारखंड राज्य की परिकल्पना जिस पर हुई कि यहाँ का आदिवासी मूलवासियों के विकास की अवधारणा पर ही झारखंड बना, लेकिन झारखंड बनने के बाद यहाँ पर जो भी सर्वांगीण विकास के लिए चाहिए था, चाहे नौकरी के मामला हो, चाहे उद्योग की मामला हो, चाहे व्यवसाय की मामला हो, चाहे ठेका पट्टा की मामला हो, जो व्यवसाय उद्योग और ठेका पट्टा में जाते हैं तो हमें पूंजी की आवश्यकता है, या सर्वांगीण विकास के लिए, एजुकेशन के लिए या हाउसिंग के लिए हमें पूंजी की आवश्यकता है। लेकिन झारखंड बनने के पहले 5 इयर्स के रजिस्टर्ड मॉर्गेज जो जमीन की होती है, तो 5 इयर्स की जमीन को रीमॉर्गेज करके कुछ लोन भी मिलते थे, लेकिन झारखंड बनने के बाद वो पूर्णतः बंद हो गई। और बंद हो जाने के कारण यहाँ वो आपो की स्थिति थी। तो 2008 में फिलिक्स तांबा एंड अदर्स ने एक केस किया झारखंड हाई कोर्ट में, जिसमें उन्होंने खोला कि नहीं सो एजुकेशन के लिए एंड हाउसिंग के लिए लोन दिया जाए। ठीक है, लेकिन बैंक उसमें भी एग्री करने के बाद में आनाकानी करते रही। लास्ट में स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी मीटिंग एंड स्टेट गवर्नमेंट ने अंडरस्टैंडिंग बनाया कि हाउसिंग लोन के लिए 15 इयर्स के लिए देंगे। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि वो भी 15 इयर्स के लिए देंगे तो अपने एम्प्लॉय को देंगे और इन्हें गिने कस्टमर को देंगे, और जो दूसरे हैं उसको 30 साल के लिए देंगे या 30 साल से ऊपर के लिए देंगे। ठीक है। ऐसे भी आदिवासी मूलवासी समाज में पहला बैच या दूसरा बैच नौकरी में आया है। अगर 15 साल के लिए हमें हाउसिंग लोन देते हैं, चाहे दूसरे हाउसिंग लोन देते हैं, तो हमारे EMI बढ़ जाती है, और दूसरे को 30 साल के लिए देते हैं तो उनकी EMI कम हो जाती है। तो जो हमारी लाइबिलिटी है प्रोग्रेस करने की ओर, जितने सर्वांगीण विकास के लिए हमको करना चाहिए था, वो हम नहीं कर पा रहे हैं। और CNT SPT एक्ट का एक बहाना बना के जो भी हमें पूंजी प्रवाहित होना चाहिए था अनुसूचित क्या बोलते आदिवासी एंड मूलवासियों के बीच में, वो नहीं हो पाया। केवल यही बहाना बनाया जा रहा है कि CNT एक्ट एंड SPT एक्ट प्रोवाइड नहीं करता है। अच्छा। जबकि CNT एक्ट SPT एक्ट में क्लियर कट कहता है कि 5 इयर्स तक के लिए आप रजिस्टर्ड मॉर्गेज रख सकते हैं, भुगत बंधा 7 साल के लिए रख सकते हैं, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज के लिए 15 साल के लिए रख सकते हैं। दुर्भाग्य की बात है कि झारखंड बने हुए 21 साल हो गए, आज से पहले सरकार की इच्छा शक्ति नहीं रही, जिस कारण की इस चीज से वंचित लोग रह गए। सरकार यदि चाहे तो कर्पस फंड बना के तुरंत उसको अपनी गारंटी लेके लोन मुहैया करा सकते हैं। दूसरा हो गया कि या तो आप 5 साल के लिए रिमॉर्गेज करिए, या CNT एक्ट को जो सर्टेन प्रोविजंस है उसको आप अमेंड करिए। लेकिन सबसे सुगम रास्ता ये होगा कि सरकार कर्पस फंड बना के गारंटी ले ले कि ट्राइबल आदिवासी मूलवासी की जो जमीन है उसकी गारंटी वो लेते हैं। तो हो सकता है कि जल्द से जल्द यहाँ के युवाओं को, यहाँ के उद्यमियों को, व्यवसायियों को राहत मिल सके, पूंजी प्रवाह हो सके, बैंक इसको पूंजी दे सकता है। डॉक्टर कर्मा और साहब के पास मैं आ रहा हूं सर। एक चीज जो है पॉइंट है, छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट, इसका मकसद तो इतना ही है बस कि हाँ आदिवासियों की जमीन बचाई जाए। आदिवासियों की जमीन तो बचाई जानी चाहिए, अब सब कोई मानते हैं, लेकिन CNT से जो जमीन बचनी चाहिए असल में वो जमीन बच नहीं रही। वो तो मतलब कुछ ना कुछ उपाय निकाल करके और जमीन का खेल हो जा रहा है। अब CNT का जो नुकसान है कि जैसे बैंक लोन नहीं देता, उस जमीन पर कोई उद्योग लगाना चाहे, कुछ करना चाहे, अगर आदिवासी जो लड़का है वो खुद चाहे कि हमको कुछ करना है तो उसके रास्ते का रोड़ा बन जा रहा है CNT। तो इसमें कहीं ना कहीं लीनियंसी की जरूरत, तो मतलब समय की मांग है कि कुछ लीनियंसी होनी चाहिए। मैंने कहा आपको इसके पहले कि जब अर्जुन मुंडा जी मुख्यमंत्री थे तो ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल की बैठक हुई, 9 घंटे बैठक हुई थी, और उस बैठक में तय हुआ था कि आदिवासियों की जमीन थाना का जो प्रतिबंधन है, सीमा है, उसको बढ़ा करके राज्य स्तर पर किया जाए। कम से कम राज्य स्तर तो होना चाहिए, जमीन का महत्व बढ़े जी जी, और विचलन हो सके, और आदिवासी लोग आर्थिक एक्टिविटी में भाग ले सके, उसका कारोबार कर सके। देखिए, महाराष्ट्र और दूसरे प्रांतों में ऐसा व्यवस्था है कि आदिवासी का अगर 1 एकड़ जमीन है तो मात्र 3 हिस्से को उपयोग में दिया जाता है इंडस्ट्री। अच्छा। और एक चौथाई छोड़ दिया जाता है ताकि वो डेवलप करे साथ साथ।
और जो वहाँ पर जो भी चीज़ें बनती है, स्ट्रक्चर बनता है, उसमें उसका अहमियत रहता है, भागीदारी रहता है, हिस्सेदारी रहती है। तो वहाँ के लोग पार्टिसिपेट किए आज के डेट में, और वहाँ तरक्की हुआ, इंडस्ट्रीज का विकास हुआ। लेकिन झारखंड में केवल जमीन लो, डीसी को लिखो, और डीसी वहाँ सर्वेक्षण कराएगा और उसके बाद हस्तगत होगा। यहाँ पर आपको जो, जैसे सरकार भी एक खरीदार है, सही बात है, खरीदार है, जो आपको पिछले जजमेंट में आया है, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में आया है कि अगर सरकार भी जमीन लेती है तो जो जिसका जमीन है उसके साथ बाजार के रेट में आपको खरीद बिक्री में उस दोनों की सहमति चाहिए। लेकिन यहाँ पर तो जमींदार टाइप का सरकार पेश आता है। तो ऐसे में यहाँ के भोले भाले आदिवासियों की जमीन लूट जाती है और उनका किसी तरह से दूसरे रिहेबिलिटेशन नहीं हो पा रहा है, उसका प्रतिस्थापन नहीं हो पा रहा है। कारण जो देखने को मिल रहा है एसटीसी में, दूसरे जगह जहाँ जहाँ हो रहे हैं, इससे प्रसति आदिवासियों का रिहेबिलिटेशन भी बहुत कठिन चीज़ है, उसको भी देखना चाहिए। उसका सोशल है, कल्चरल है, जमीन है, ये तमाम चीज़, लाइफ स्टाइल है, ये तमाम चीज़ को कैसे रिहेबिलिटेट करें, इसको ये एक चुनौती भी है सरकार के सामने। राइट। तो ये सारे चीज़ें सरकार को ही देखना है, क्योंकि ट्राइबल प्रीडोमिनेट स्टेट है, यहाँ पर ट्राइबल लोग का है, उनकी जीवन पद्धति विभिन्न है दूसरे लोगों से। तो इसको बिना अध्ययन किए उटांग पटांग कोई भी नीति बनाना, यहाँ विकास के नाम पर लोगों का शिकार होना पड़ेगा, विकास का शिकार हो जाना। हाँ, जैसे एक छोटा सा मैं उदाहरण दे रहा हूँ। और आपने जो कहा जमीन, जमीन आज भी आदिवासियों के लिए बहुमूल्य चीजें हैं। सही बात है। आपको जो 1908 का अमेंडमेंट, तो लोग चाहते हैं अमेंडमेंट हो ताकि विचलन हो सके, और लेकिन जो सीएनटी एक्ट की मूल भावना है वो भी विनष्ट ना हो। वही मैं कह रहा हूँ, नियत में जब ईमानदारी नहीं रहती है सर, तो क्या होता है क्या? मुझे याद है मोमेंटम झारखंड हुआ था। बहुत सारी आदिवासी जमीन को बड़े बड़े उद्योग घरानों को, छोटे छोटे उद्योगपतियों को दिया गया। हो सकता है नियत ईमानदार रही हो, मुझे नहीं पता, लेकिन आज जब मैं देखता हूं तो उन जमीनों में बाउंड्री कर करके और उसको छोड़ दिया गया है। उरांव साहब, एलएम उरांव साहब, आप भी इस चीज को देखते होंगे। तो कोशिश में जब तक ईमानदारी नहीं रहेगी तब तक आप विकास के लिए कितना भी ढोल पीट लीजिएगा, मांदर बजा लीजिएगा। लोग सोचते हैं कि आदिवासियों का हितैषी होना मतलब क्या है, कर्मा में जाकर के कान में फूल खींच कर और नाच लेना। वो सोचते हैं कि भाई आदिवासियों का हितैषी होना क्या है, तो कोई किसान, आदिवासी किसान फांसी लगा के जब मर जाता है तो वहां बैठ करके रो लेना। जबकि आदिवासियों के अगर आप हितैषी हैं तो सबसे पहले आप उनके घर में जो खाना बन रहा है वो खाना लगातार कैसे बनता रहे, उनके घर में कोई भूखा नहीं सोए, ये चेक कीजिएगा ना। उनकी हकमारी कहां हो रही है। किसी बैंक में आप जाइएगा तो कोई आदिवासी भाई को लोन नहीं मिलता। आप देखिएगा वो दुकान खोलना चाहता है, उसको 50,000 रुपया अगर कहीं चाहिए तो कोई सरकार की ऐसी योजना नहीं जहां उसको 50,000 रुपया मिलेगा। और मैं आज की नहीं, मैं हमेशा की बात कर रहा हूं। 20-22 साल हो गया ना झारखंड बने हुए। 20-22 साल में टीएसी तो हर साल रहती है, टीएसी बनती है, सरकारें आती है, टीएसी बनाती है। कौन सी ऐसी ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल रही जो कि जा करके आदिवासियों को क्या क्या समस्या हो जा करके जाने कि भाई ये मेरा आदिवासी भाई, ये देखिए इसको ये दिक्कत है, इसको लोन नहीं मिल रही, बिजनेस करना चाहता है, इसका बेटा पढ़ना चाहता। अब जाकर के कुछ चीजें अच्छी लग रही है, जैसे एक जयपाल मरांगोम के जयकाल सिंह परदेशी छात्रवृत्ति योजना है। कम से कम मेरे झारखंड के आदिवासी का बच्चा अगर लंदन में पढ़ना चाहता है तो सरकार पढ़ा रही है। जो चीज अच्छी है तारीफ करूंगा, मैं डंके की चोट पर करूंगा। एलएम उरांव साहब, तो कम से कम नियत में ईमानदारी मुझे लगता है कि बहुत जरूरी है। आपने बहुत अच्छी चीज छेड़ा है कि ये स्टाइपेंड की जो व्यवस्था किया गया कि बाहर पढ़ने के लिए बच्चों को, ये बहुत ही काबिले तारीफ है इस सरकार की। लेकिन वो भी इन्हें गिने में आ रहे हैं, और आज तक सरकार की इच्छा शक्ति की जो कमी रही है, जो हायर एजुकेशन के लिए वहाँ जो फुल फ्लेज खर्च होती वो पैसा देने की व्यवस्था थी, जिसको कि विगत मैंने पिछले सरकार से 50,000 लिमिट जो बांध दिया गया है, जो हायर एजुकेशन के लिए नेग्लिजिबल है। आपने कहा मोमेंटम झारखंड की बात कहा कि उस समय में देश विदेश से जो भी एंटरप्रेन्योर है उनको बुलाया गया, जमीन यहाँ देने की बात आई। ये जमीन उस तरह से देने की बात आई कि वो 5 इयर्स में अपना धंधा वहां शुरू करेंगे, लेकिन वो धंधा शुरू नहीं कर पाए। मैंने शुरू में ही कहा था कि झारखंड बनने के बाद यहाँ जो भी सरकार रही है उनका इच्छा शक्ति यहाँ के आदिवासी मूलवासियों के विकास की ओर नहीं रहा। जब तक पूंजी प्रवाह नहीं होगा, वहाँ अभी आदिवासी और मूलवासी में बहुत सारे एंटरप्रेन्योर हैं, एमबीए किए हुए, इंजीनियरिंग किए हुए हैं, बहुत सारे
बिजनेस एक्टिविटीज के लिए वो आगे आगे हैं, लेकिन पूंजी के अभाव में दर दर वो ठोकर खा रहे हैं कि अपनी जमीन 10 एकड़ 50 एकड़ 100 एकड़ जमीन है, वो भी दर दर 5 साल 6 साल से टक्कर खाते खाते अभी तक वो स्टेब्लिश नहीं कर पाए। तो दिक्कत हो जाती है कि सरकार को दृढ़ इच्छा शक्ति लेके पूंजी प्रवाह इन समुदायों के बीच में करना चाहिए, तभी जाके यहाँ का सर्वांगीण विकास होगा। और नहीं तो पूंजी नहीं है, दूसरे कोई आके वो लैंडेड प्रॉपर्टी को घेर लेना है या एन के एन प्रकार विचलन करके CNT SPT एक्ट को जमीन ले रहे हैं। हमारे पास बुद्धि है लेकिन पूंजी के अभाव में हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो ये सरकार अभी जो लाई है कि नहीं, ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल के थ्रू यहाँ छत्तीसगढ़, MP, उड़ीसा एंड राजस्थान में स्टडी करने के लिए भेजेंगे, लेकिन बड़े भाई डॉक्टर कर्मा उरांव ने कहा कि ये ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल ही प्रसंगत है, तो आप वो स्टडी करके आएंगे, वो कहाँ तक सार्थक होगा ये तो कहा नहीं जा सकता है। लेकिन सरकार के लिए यहाँ पर ये बोल रहा हूँ कि सरकार के पास फंड भी है, कर्पस फंड यदि आप बनाते हैं कि जो भी लैंडेड प्रॉपर्टी मॉर्गेज रख के बैंक लोन अगर देती है, किसी कारण अगर फेलियर हो जाता है तो उसके लिए कर्पस फंड से भरपाई होगी। हाँ, यही रास्ता एक अभी सुगम दिखता है कि 21 साल बीत गए, एक पीढ़ी करीब करीब एक जनरेशन आउट हो गया, ओवर एज हो गए। तो अभी भी है कि यथाशीघ्र अगर इसको करते हैं, कर्पस फंड बनाते हैं, तो इनको बिजनेस में या उद्योग की ओर या ठेका पट्टा की ओर आगे बढ़ सकते हैं। हेमंत सरकार ने कहा है कि 925 करोड़ तक ठेका देंगे आपको, लेकिन मेरे पास पूंजी रहे तब उस ठेका को हम एंजॉय करेंगे। तो उसके लिए भी तो हमको चाहिए पूंजी। तो सबसे सर्वप्रथम बात है कि पूंजी प्रवाह कैसे होगा, बैंक पूंजी कैसे आदिवासी मूलवासी को देंगे, इस चीज को सरकार को दृढ़ निश्चय करके एक अच्छा डिसीजन लेना होगा। सबसे सुगम तो मुझे लगा कर्पस फंड। अच्छा, एक छोटी सी बात और है, चूंकि आप लोग बुद्धिजीवी हैं दोनों, आदिवासी समाज से भी आप दोनों आते हैं, सरकार TSC ने इसमें प्रावधान ये किया है कि मैं मतलब हम लोग जा करके और जो झारखंड के बुद्धिजीवी आदिवासी लोग हैं उनसे जाके बात करेंगे कि क्या करना चाहिए। अब तक मैंने ये देखा है कि 5 रुपया वाला जो पटाखा फोड़ने वाले दिवाला में जो पटाखा फोड़ते हैं वो वाला बंदूक पकड़ा देता है और बोलता है कि मारेंगे चिड़िया। आदिवासी विकास में यही होता है सर। अब 125 करोड़ तक का जैसा कि बात है कि टेंडर देंगे, तो टेंडर उलाएगा कहां से वो पैसा अगर उलाना भी चाहेगा तो उसके लिए उसको अपना खेत जमीन गिरवी रखना पड़ेगा, तो रखे किसके पास? आज जो प्राइवेट आदमी के पास रखेगा तो 10,000 रुपया में कहता है कि तुम हमको 10 एकड़ खेत दे दो, या फिर वो रजिस्टर 2 में खेला कर देता है, इन्हें खेला कर देता है, उन्हें खेला कर देता है, जमीन लूट लेता। बाहर कर्मा उरांव साहब से मैं पहले आ रहा हूं सर, आपके हिसाब से सरकार को सबसे प्राथमिक तौर पर अभी क्या करना चाहिए ताकि उसकी जो इरादे, अगर इरादे नेक हैं तो लगे कि हाँ आदिवासियों के कल्याण में वो सरकार कुछ करना चाहती है? सबसे पहला काम, सबसे पहले मैं एक सजेस्ट करूंगा वर्तमान सरकार को कि गारंटी दे और सुरक्षा प्रदान करे अच्छा यहाँ के लोगों को, क्योंकि इस नया चीजें हैं, नई चीज पर अगर छलांग मारेगा तो हाथ गोड़ टूट सकता है एकदम। तो उसकी सुरक्षा की गारंटी दे सरकार कि अगर कोई भी फॉल आउट होगा इस दिशा में, क्योंकि जो भी संसाधन की माने जरूरत है, जो भी व्यवस्था की जरूरत जी जी उसको सरकार को अपने खुद पहल करना चाहिए। जैसे आपने कहा, मैंने देखा है, आपको केस स्टडी बताना चाहता हूँ। बिहार के जमाने में लैंड डेवलपमेंट बैंक था जिसने पंपिंग सेट दिया सभी किसानों को सभी जगह, लेकिन पंपिंग सेट से खेती नहीं हो पाई। सही बात है। अब खेती नहीं हुई तो पंपिंग सेट लेने वाले किसान जो 4800 रुपया में लिया था, वो जाकर के 30,000 35,000 लोन हो गए, उनको जेल में बंद कर दिया गया। आपको हास्पत हो गया। इन इंडिया में पहली दफा ऐसा गुमला जिला में मैंने देखा था कि जो जेल में है उसको खाने का भी पैसा देना पड़ता था, और अगर नहीं देता तो वो भी उसका लोन में जुट जाता था, रहने का भी। इस तरह का जेलिंग सिस्टम, बिल्कुल सही बात है, मानवता मतलब के सुरक्षा सब बहुत जरूरी है। तो इस तरह की स्थिति पैदा हो सकती है। चलिए, इसलिए मैं एक सजेस्ट करूंगा कि इस छलांग लगाने के पहले इनका स्किल डेवलपमेंट बहुत जरूरी है, लॉजिकल बात है, बहुत जरूरी है। और स्किल डेवलपमेंट उसको प्रशिक्षित करके उसको सरकार के अभिरक्षा में हमको उसको एजुकेट करना है, आगे बढ़ाना है। क्योंकि समय का हमारे पास बहुत अभाव। सर 30 सेकंड हमारे पास है। LM उरांव साहब भी बता देते एक सजेशन सरकार के लिए जो अमली जामा पहनाया जाए, जैसे कॉर्पस फंड का आपने बताया, तो और कुछ ऐसा कुछ है सर जो आप कहना चाहेंगे?
सर मैं इस तरह की बातें हैं कि करप्शन मैंने उसलिए रखा कि इसके पहले भी ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल में ये बात आई थी और उसमें सब कमेटी बनाया गया जिसका चेयरमैन बने थे नीलकंठ सिंह मुंडा। और अभी जो बन रही स्टडी करने के लिए जा रहे हैं तो झारखंड बना 2000 में और 2021 हो गया। अभी तक हम अगर इस तरह स्टडी करते रहेंगे और उसका पहल करते रहेंगे तो हमारा समय निकल जाएगा। इसलिए बेटर है कर्पस फंड बना लेना। दूसरा है कि 5 इयर्स रजिस्टर्ड मॉर्गेज कर सकते हैं तो उसको आप रीमॉर्गेज की व्यवस्था करें जो इमीडिएटली मिल सके। ठीक है। और तीसरा तो लंबी प्रक्रिया है, आपको जिस तरह अगर तो मतलब प्राइमरी ये दो चीजें हैं। हाँ, फर्स्ट हो गया कि प्राइमा फेसी तो कॉर्पस फंड बनाइए और दूसरा जैसा कि कर्मा उरांव साहब ने कहा कि भैया उनको स्किल डेवलपमेंट कीजिए और तीसरा आप कह रहे हैं कि वो 5 ईयर जो आप दे सकते हैं मॉर्गेज कर सकते हैं वो किया जाए। तो ये कुछ चीजें हैं। देखिए ये बहस नहीं थी, मैं आपको बता दूं, ये चर्चा थी। झारखंड के 3 लोग यहां पर मौजूद हैं जो झारखंड के मिट्टी के आदमी है, जिन्होंने झारखंड की मिट्टी को फांका है असल में। और जो बड़े लोग कहते हैं कि बड़े लोग जो बताते हैं उसको कम से कम अगर अमल नहीं भी करें तो एक बार सुनिए, समझिए, सोचिए। तो अगर आपके भी दिल में झारखंड बसता है तो आप भी सरकार इसको सोचिएगा, समझिएगा। अब बाकी अमली जामा पहनाना न पहनाना वो तो आपका क्षेत्राधिकार है। यह मीडिया है, मीडिया का काम बस इतना है कि हम चर्चाएं करवा के आपको कुछ सुझाव, कुछ नसीहतें दिलवा सकते हैं। हमने नसीहतें दिलवाई। बहुत शुक्रिया डॉक्टर कर्मा उरांव साहब, बहुत शुक्रिया LM उरांव साहब। हमने बात झारखंड की झारखंडियत की और ईमानदार नियत के साथ की। फिलहाल डंके की चोट में एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो रहा है। मैं दोनों मेहमानों को बहुत शुक्रिया कहूंगा, लेकिन आप कहीं जाइएगा मत, क्योंकि वापस आएंगे तो हम आपको ऑपरेशन ललमटिया दिखाने वाले हैं। कहीं मत जाइएगा। डंके लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।